है नरेंद्र मोदी जी वो मिस्र गए हैं और मिस्र की एक मस्जिद में बोरी मुस्लिम से जाके मिले हैं। ये है सनातन धर्म को फॉलो करने वाला बंदा। सनातन धर्म क्या सिखा रहा है आज मोदी जी ने इस दुनिया को बता दिया कि सनातन धर्म ये बताता है कि कोई जाति मजहब नहीं होता, सब एक होता है। आज वो मस्जिद के अंदर गए, मस्जिद के अंदर विजिट किया, तमाम मुसलमानों को नमस्ते किया, उन्होंने भी आगे से नमस्ते किया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं। कितने प्यार से और कितने मोहब्बत से चाहे किसी भी धर्म मजहब के लोग हो नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। और आज तक मैंने पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों सिवाय पाकिस्तान के कोई भी ऐसा देश नहीं देखा जो नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हो। क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तेजी से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पूरी करके इजिप्ट पहुंचे। वहां पर उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और कई सारी डील साइन की, जिसके बाद जो हुआ उसे देख पाकिस्तानी मीडिया की खूब जल रही है। दरअसल इजिप्ट में बहुत बड़ी तादाद में दाऊदी वहरा मुस्लिम रहते हैं जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं। 10,000 से भी ज्यादा उन मुस्लिमों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जो कि ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का सम्मान पूरी दुनिया करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई। इसी के साथ ही पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा भी फैल हो गया कि ज्यादातर मुस्लिम नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इजिप्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां की सबसे पुरानी मस्जिद का दौरा किया और भारतीय मुसलमानों से मुलाकात की। दोस्तों, भारत के वजीर आजम का अभी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे पाए मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। अब ये चीज़ें देखें जिसे वो कहते हैं ना कि अभी मेरा ख्याल है कोई 7.3 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। आगे वो इसको को 12 अरब डॉलर पे लेके जाना चाह रहे हैं। छोटा सा मुल्क है इजिप्ट, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ कैसी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पहुँचना, एक तो वो सारी बात है, इन्होंने उनको बुलाया गया G20 समिट के लिए। फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जो है ये उनके बारे में ये जो कंपेन की जाती है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, तो वो भी एक है। फिर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को भी मिले। फिर जो वहाँ पे कायरो के जो इमाम हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत कुछ है जो डिस्कस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इजिप्ट के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करती रही है। वहाँ पे हमें वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी जो कि इंडिया में भी है, जो कि पाकिस्तान में भी है, ये इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते रहे। और वहाँ की जो मिलिट्री है और जो सऊदीज़ हैं और जो बाकी ममालिक हैं, अमेरिकन हैं, इजराइलीज़ हैं, दे ऑलवेज वांटेड कि हम जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसको दबाएं।
और वो और मुस्लिम ब्रदरहुड की अपनी नालायकियाँ भी हैं, और हमने अपनी वो वी हैव मिस्ड द बोट, हमने वो कश्ती ही जला दी है जिस कश्ती में हम अच्छे तरीके से दुनिया के साथ इंगेज कर सकें। आज अगर आप देखें कि ये जो क्या नाम है इनका, इजिप्ट के सदर जो हैं वो जितना वेलकम दे रहे हैं मोदी साहब को, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो मुझे पता है लास्ट टाइम मेरा ख्याल है शर्मुल शेख को कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ गए थे। सर मुझे ये बताएं, कौन से खास तौर पे नेबर कंट्रीज़ की अगर बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके हमारे साथ रिलेशन बेहतर हैं? जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसिस आपके हैं जी इनके ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक आपको सिर्फ चंद एक बातें बताता हूँ ठीक है, ताकि आपको एक वे फॉरवर्ड मिले। क्योंकि जो शख्स आता है वो क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन कैस्टिगेट करते हैं आपको, लेकिन वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो हालात के ऊपर एक शेर से मैं स्टार्ट कर रहा जी, जी। हूँ और उसके बाद आगे वे फॉरवर्ड है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए। बड़ा सख्त शेर है ये, आपने बड़ा सख्त किस्म। मैं जानता हूँ, ठीक है, ये एक शॉर्ट सा और साइलेंट मैसेज है उन सब सपोर्टर्स के लिए जो तमाम पॉलिटिशियंस को अपनी आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद मत कीजिए और देखिए किसने अपने पास्ट टेन्योर में क्या किया है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ओआईसी की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हमें क्राइसिस से निकालने के लिए? आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हिंदू काफर, वो क्या उनका नाम है, वो अपना क्या नाम, यहूदी काफर, इसराइल काफर, लेकिन जो उनसे फिर आईएमएफ भी उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आपके आईएमएफ की अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 89 से जो इसका सेटअप 89 के बाद बना है, वो लोन्स देता ही इस कंडीशंस के ऊपर है जहां पर आप अपने टैक्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपके बैरिफ्स हैं आप उनको लेवल नहीं कर सकते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपने मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इसके अंदर गया है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आपने अपनी अगर बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो 93 में उन्होंने भी लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका लास्ट जो सा प्रोजेक्ट था या जो लास्ट डील थी वो की, वो तो उस जंगल से बाहर निकल आए। इस तरह से तो 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन आईएमएफ से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? इन बातों का हल सिर्फ एक है, हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकालेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है, याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू होगी। आप टेक ऑफ कंडीशन में तब तक नहीं आएंगे जब तक पिछली गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल प्लान्स को परसू नहीं करेगी।